बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, फटाफट से सारे के सारे आ जाएंगे। और गाइज लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अब इस तरह से नहीं होगा कि कभी हम लोगों ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ बायो ही पढ़ रहे हैं, नहीं। अब हम इस तरह से फ्लक्चुएशंस के साथ पढ़ेंगे कि कभी हम लोगों ने बायो पढ़ ली, कभी हम केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, कभी हम फिजिक्स पढ़ लेंगे। इसके साथ क्या होगा, ऐसा करने से एक साथ जो है वो सारी एक साथ जो है वो धीरे धीरे हम लोग सारी की सारी चीजें कवर कर सकते हैं। समझ आई बात कि नहीं आई है? इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी मुझे एक बार फटाफट से मैसेज कर देंगे कि हाँ जी दीदी हम ठीक हैं, हम आ चुके हैं, हमने सेशन शेयर कर दिया है और किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या, तकलीफ, परेशानी, रुकावट नहीं हुई है। चलो बताओ, बता दो फटाफट से कि हाँ जी आ गए हैं हम लोग, है ना। फटाफट से बता दो कि जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे कि दीदी आ चुके हैं, मैम आ चुके हैं। ये रहा। अब देखो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आज के सेशन। क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे, पर उससे पहले हम लोग थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। देखो हम लोग यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं पहले ये समझाते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किस चीज के बारे में कि भैया केमिकल रिएक्शन जो है वो होती क्या है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री के अंदर हर एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है। द क्वेश्चन इज कि ये रिएक्शन आखिरकार क्यों करता है। जैसे मानो कि अकेला सोडियम था, ये अकेला सोडियम जो है वो अगर OH के साथ रिएक्शन कर ले तो वो NaOH बना लेता है। आप देखना, बहुत अच्छे से समझना। अगर यहीं पर ही ये क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर ले तो ये NaCl बना लेगा। यही सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर ले तो फिर ये Na2O बना लेगा। आप समझने की कोशिश करना। यही सोडियम, बहुत ध्यान से समझना, यही सोडियम, देखना, सुनना और समझना, यही सोडियम अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर ले तो ये NaBr बना लेगा। ये ऐसा क्यों करता है? ये ऐसा इसलिए करता है कि इसके पास अष्टक की कमी है। ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। इसके अब देखो लुईस नाम के साइंटिस्ट ने एक नियम दिया था, और एक नियम दिया जिस नियम के अंदर ये था कि हर परमाणु को, ये परमाणु है सोडियम, और उन्होंने कहा कि हर परमाणु को अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, चाहे उनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, और अगर उनके पास कम इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये अपने इलेक्ट्रॉनों को या तो किसी को दे देते हैं या किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और ऐसा करके ये अपना अष्टक यानी कि अपना जो है वो बेसिकली अष्टक पूरा करते हैं। ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसलिए इन्होंने ऐसा किया अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने आप को स्थायी बनाने के लिए। रिएक्शन के अंदर कुछ पहले चेंजेस भी देख लेते हैं। रिएक्शन करने से पहले कुछ केमिकल चेंजेस भी देख लेते हैं। केमिकल चेंजेस जो है वो बेसिकली क्या है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। केमिकल चेंजेस यानी कि कुछ तो चेंज हुआ है। अब वो चेंज किसी के साथ रिएक्शन करके नहीं, इसमें होता है हमारे पास केमिकल चेंजेस, इसमें होता है हमारे पास में फिजिकल चेंजेस, है ना। तो ये केमिकल और फिजिकल चेंजेस क्या है? जैसे मानो कि मैंने सब्जी पकानी है, तो सब्जी पहले कच्ची थी, मैंने उसको टेम्परेचर दिया, अब वो पक गई। अब जब वो पक गई है तो तुम मुझे बताओ कि पकी हुई सब्जी वापस कच्ची हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो जब हमने जो चेंज किया वैसा चेंज हमें वापस नहीं मिल रहा है तो उसको हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे कि लोहे पर जंग लग गई, लोहे पर जंग लग गई तो आप मुझे बताओ कि क्या लोहे को पहले जैसा बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। हमने कहा कि दूध फट गया क्योंकि वहां पर कुछ रिएक्शन हुई, और इसके कारण हम वापस से जो है फटे हुए दूध से सही दूध नहीं बना सकते। तो ये भी आपका केमिकल चेंजेस हो गया, है ना। और कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? मैंने कहा कि सब्जी पक गई, अगर पक गई तो उसे वापस नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। मैंने कहा कि हमने आटे से रोटी बना ली, भाई आटे से रोटी बना ली तो अब रोटी से वापस आटा नहीं बना सकते, है ना। वॉइस में ग्लिच आ रहा है, बाकी लोग भी बताओ। देखिए वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? मेरे एंड से तो ठीक है, तुम लोग एक बार चेक कर लो फटाफट से। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। वॉइस में अब नहीं आएगा, एक बार चेक कर लो फटाफट से और मुझे भी बता देना,
ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब इसके अलावा कुछ और चेंजेस, जैसे कि मोमबत्ती, मोमबत्ती जलती है तो बताओ जल गई तो जलने वाली चीज के लिए तो ऑक्सीजन की जरूरत है ना, तो ऑक्सीजन अगर जरूरत है, कागज को जला दिया, कोई भी चीज जलेगी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी, तो कागज को जला दिया तो वो वापस थोड़े ना हमें मिल जाएगा। तो ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। आई बात समझ में, कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। दही से छाछ बन गई, हाँ छाछ से वापस दही बन सकता है क्या? देखो अगर आपने ऐसा किया है कि दही से छाछ पानी डालकर बनाई है तो पानी को हटा लेंगे तो वापस हो जाएगा, लेकिन फिर आप उसे बॉईल करना पड़ेगा, तो नहीं, ये भी प्रोसेस आप लोगों का केमिकल चेंजेस है। अब बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन का मतलब हुआ कि भाई देखो मोमबत्ती पिघली है, मोमबत्ती अगर पिघली है तो आप उसे वापस जमा दो, बर्फ जो है वो जम गई तो बर्फ को वापस पिघला दो, पानी गर्म हो गया तो पानी ठंडा भी हो जाएगा, नमक घुल गया तो नमक वापस भी मिल जाएगा, चीनी अगर घुल गई तो चीनी भी हमें वापस मिल जाएगी, है ना। ये सारे जो चेंजेस होते हैं इनको हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम लोग फिजिकल चेंजेस के नाम से जानते हैं। चलो अब एक बार पहले तो मैसेज करेंगे कि हाँ जी मैडम बात समझ में आ गई, किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु रुकावट नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? चलो आई चीज समझ में, इतनी चीज समझ में आई। ये तो हमारे कुछ केमिकल चेंजेस में आ गए। फिर कुछ होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती हैं, कुछ रिएक्शन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती हैं, उन रिएक्शंस को हम लोग ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे होती हैं जो कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में होती हैं, उन्हें हम एनारोबिक भी कहते हैं। किसी में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ उसको हमने ऑक्सीडेशन कहा, जिसमें ऑक्सीजन निकला उसको हम लोगों ने क्या कहा? उसको हम लोगों ने रिडक्शन कहा। किसी के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ उसको हम लोगों ने रिडक्शन कहा, और किसी में हाइड्रोजन निकला तो उसको भी हमने जो है वो ऑक्सीडेशन कहा। किसी में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसीव किए गए तो उसे रिडक्शन कहा गया, किसी में इलेक्ट्रॉन रिलीज किए गए तो उसे हम लोगों ने ऑक्सीडेशन कहा। तो इस तरह से भी हमारे पास कुछ रिएक्शंस होती हैं। अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है, थोड़ा शांति से बैठकर सोचकर और पढ़िए। तो ये हो गई। कुछ रिएक्शन ऐसी भी थी जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा था और रिडक्शन भी हो रहा था, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना। कैसी रिएक्शंस के नाम से जाना? रेडॉक्स। तो क्या रेडॉक्स रिएक्शन हमेशा होती है? क्या ऑक्सीडेशन के साथ हमेशा रिडक्शन होता है? नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन के साथ में रिडक्शन हो सकता है, लेकिन सब में हो ऐसा तो कतई संभव नहीं है। बोलो देखिए। तो ये वाली सारी चीजें भी हम लोगों को किसके लिए ध्यान रखनी है? आपके रिडक्शंस के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए ध्यान रखनी है। अब आती है कुछ और प्रकार की रिएक्शंस, जैसे हम इन्हें कहते हैं एडिशन रिएक्शन, जैसे कि हम इन्हें कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, जैसे कि हम इन्हें कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सुना है क्या आप लोगों ने? बताओ जरा। जैसे कि हम इन्हें कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हिंदी में क्या कहते हैं ये भी मैं बता देती हूँ, और फिर सीधे ले जाऊंगी क्वेश्चंस करवाने, तो फिर प्रश्न पढ़ेंगे। बताओ देखिए फटाफट से, है ना, जल्दी से बता दो कि बात समझ में आई है कि नहीं आई है। हर्षित जी पढ़ लीजिए अभी तो, है ना, और सेशन को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। और सुनो, हमने कहा एडिशन, जिसे हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, डीकम्पोजिशन जिसे वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट दोहरा प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आओ इन्हें भी समझा देती हूँ कि ये क्या है, और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। सो पहले सेशन को शेयर करना है, ठीक है ना। कल क्लास नहीं हुई थी, उसकी वजह मुझे कुछ काम था इसलिए, ठीक है, तो कल नहीं हुई थी। इतना पैनिक नहीं होते हैं। अब देखो हम लोग क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एडिशन। एडिशन का मतलब क्या हुआ?
एडिशन रिएक्शन का मतलब हुआ कि कोई कंपाउंड ए है, कोई कंपाउंड बी है, और ये दोनों मिल गए तो उन्होंने ए बी नाम का एक नया जो है वो बेसिकली क्या कर लिया, एक कोई ए एटम था, कोई बी एटम था, दोनों ने मिलकर ए बी बना लिया। समझ आया? ठीक है, समझ आई कि नहीं आई है? बताओ बताओ फटाफट से। ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, मैं वही हूँ वैसी हूँ। अभी तो तुम लोग आंसर कर दो, पर तुम लोग बड़े चेंज दिख रहे हो कि तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। ठीक है, हमने कहा कि जैसे कार्बन अकेला था, ऑक्सीजन के साथ मुलाकात हुई, मुलाकातों के साथ इन्होंने CO2 बना लिया। आई चीज समझ में? 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकती है, जैसे कि हो सकता है कि कार्बन अलग था, हाइड्रोजन अलग बैठा था, ऑक्सीजन अलग बैठा था, और इन्होंने मिलकर C6H12O6 बना लिया, यानी कि ग्लूकोज बना लिया। कितनी भी टूटी हुई चीजें हो, जब मिलेंगी तो एक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। इसको हम लोग जो है वो किसके नाम से जानते हैं? संयोजन के नाम से जानते हैं। बोलो रे भैया, बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर वियोजन के अंदर डाइवोर्स बताना है। मतलब ये हुआ कि भाई समझो, CO2 एक साथ थे पहले, और CO2 जो है वो अब क्या हो गए, कार्बन और ऑक्सीजन में तब्दील हो गए। यानी कि कोई AB अगर टूटकर A और B में कन्वर्ट हो जाए, क्या मैं इस डीकम्पोजिशन को एडिशन का उल्टा कह सकती हूँ, या फिर मैं एडिशन को डीकम्पोजिशन का उल्टा कह सकती हूँ कि नहीं कह सकती हूँ? बताओ जरा। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को डीकम्पोजिशन या फिर वियोजन के नाम से जानते हैं। पानी पहले H2O की फॉर्म में था, इसको करंट लगाया, ये H+ और OH- में टूट गया। समझ में आई कि नहीं आई बात? कहो कि दीदी बात समझ में आ गई। जैसे कि हमारे पास C12H22O11 था, या फिर ऐसा समझो कि हमारे पास में C12H24O12 था। जब इसको तोड़ा गया तो ये C12H22O11 में कन्वर्ट हुआ और H2O अलग निकल गया। तो देखो, कोई A कंपाउंड है, और A कंपाउंड के साथ में ये रिएक्शन होगी, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये आप लोगों का कन्वर्ट हो जाएगा AB में। कहो कि बात समझ में आ गई? सब लोग मैसेज करो, अभी की अभी मैसेज करो। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है? एक बार चेक कर लो फटाफट से, है ना? चलिए बताओ, देखिए फटाफट से। तो अभी हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इस चीज को भी एक बार समझ लेते हैं। अब हम लोगों ने ये कहा, सुनो भाई, सुनो। अभी हम क्या कह रहे हैं, ये तो हमें समझ आ गया। अब हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों ने सचिन और सीमा हैदर के बारे में जानते हैं क्या? अब देखो, मैं इस डिस्प्लेसमेंट को कभी कभी इसी तरीके से पढ़ाती हूँ, जहां पर हम क्या कह रहे हैं कि हमने कहा कि कोई AB था, यानी कि ये जो है वो पाकिस्तान वाली सीमा दीदी थी, और ये उनके हस्बैंड हैदर जी थे जो पाकिस्तान वाले थे। फिर सचिन आ गया इनके ज़िंदगी में, और ये सचिन भाई साहब जो अपने भारत वाले हैं, ये सीमा को लेकर चले गए। तो सचिन और सीमा तो अब एक हो गए, और हैदर भाई साहब अकेले रह गए। तो इस प्रकार की जब अभिक्रिया हो कि जब दो हों कंपाउंड, बेसिकली एक कंपाउंड है, और वो कंपाउंड की मुलाकात किसी तीसरे एलिमेंट से होती है, तो वो कंपाउंड टूटता है, और उसका कोई
एक एलिमेंट जो है वो तीसरे वाले के साथ रिएक्शन कर लेता है और दूसरा वाला अलग अकेला हो जाता है। तो इस प्रकार की जब रिएक्शन होती है ना, तो उसको हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जो है वो जानते हैं डिस्प्लेसमेंट के नाम से। आओ मैं कुछ तुम्हें एग्जाम्पल सिखाती हूँ, उस एग्जाम्पल के बिहाफ पर हम सीख जाएंगे कि जैसे मानो कि हमारे पास में NaCl था और यहाँ पर सपोज करो कि ब्रोमीन आ गया, तो ये Na जो है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और हमें पता होना चाहिए कि ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये बना लेगा NaBr और देखो ये क्लोरीन अकेला हो जाएगा। ऐसे ही सपोज करो कि हमारे पास में था CuCO3 और यहाँ पर आ गया Na, तो अब ये क्या करेगा, ये कॉपर तो अलग हो जाएगा है ना, और यहाँ पर क्या बनेगा, ये Cu तो अलग हो गया और ये जो है वो आपका Na2CO3 बन गया। ठीक है, आपको दिख रहा है? कहो कि बात समझ में आ गई है ना? बोलो बोलो फटाफट से कि हाँ जी मैम बात तो समझ में आ गई। फिर मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी अभी, तो उससे भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। आई चीज समझ में कि नहीं आई है? बताओ देखिए फटाफट से। अब हम बात कर रहे हैं दोहरे विस्थापन की, तो दोहरा विस्थापन क्या है इसे भी समझ लेते हैं। अब दोहरे विस्थापन की गणित तो और भी अलग है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि कोई दो जोड़े थे, एक AB था और एक CD था, और हुआ क्या, जब रिएक्शन हुई तो A इस पे प्लस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, A तो चला गया D के साथ, तो ये बन गया AD। और जो है वो आप लोगों का इसमें हम लोग कहेंगे कि C चला गया B के साथ। तो इस तरह की अभिक्रिया हो जाए तो उसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आओ कुछ रिएक्शन से जानते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। चलो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर जवाब देंगे फटाफट से। और ये जो बच्चे लेट आते हैं उनको मैं बता देती हूँ कि रेलवे अड्डा 24/7 पर आपको ध्यान रखना है कि भाई 3 बजे क्लास होती है साइंस की और शाम को 7 बजे क्लास होती है साइंस की। तो इन दोनों ही क्लासेस के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, अलर्ट रहना है और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलो अब हम क्या कह रहे हैं कि विच रिएक्शन इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा, कंपोजिशन रिएक्शन होगा या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। चलो बताओ कि क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से मैसेज करेंगे। ऑक्सीडेशन और अपचयन दोनों हो रहे हैं, उनको रिडॉक्स कहेंगे, लेकिन रिडॉक्स हमेशा ही ऑक्सीडेशन और अपचयन साथ नहीं होते हैं। मैं क्या कह रही हूँ मेरी बात को सुनो, हमेशा ही ऑक्सीडेशन और अपचयन साथ नहीं होते हैं। अब ये कह रहे हैं उदासीन अभिक्रिया। उदासीन अभिक्रिया कैसी होती है? जिसके अंदर एक एसिड होता है, दूसरा बेस होता है, और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है। और ऐसी प्रकार की अभिक्रिया जहां पर अम्ल और क्षार मिलकर सॉल्ट बनाते हैं उसको हम लोग जो है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और कहो कि दीदी बात समझ में आई, कहो कहो फटाफट से। तो जैसे हमने कहा एसिड हमने लिया, HCl ले लिया, बेस हमने NaOH ले लिया, होगा क्या यहाँ पर, ये NaCl के साथ रिएक्शन करके NaCl नाम का नमक बना लेगा और H2O बना लेगा। लेकिन इस रिएक्शन को गौर से देखोगे तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया तो है ही है, लेकिन उदासीनीकरण के साथ ये एक और अभिक्रिया दिखा रही है। जैसे कि ये A था, ये B था, ये C था, ये D था। जो ये C है वो तो किसके साथ चला गया, B के साथ चला गया, और आप देख पा रहे हो कि A जो है वो D के साथ चला गया। देखो, तो हम ये कह सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और इसके साथ में उदासीनीकरण अभिक्रिया भी है। हम ये कह सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और उसके साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया भी है। और एक बार सारे बच्चे कह देंगे कि दीदी बात समझ में आ गई। समझ आई बात कि नहीं आई है? चलो बताओ फटाफट से। ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ध्यान रखनी है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या यहाँ पर कहा जा रहा है? अगला प्रश्न हम लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। बताओ देखें क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि भाई कौन सी जो है वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ भाई? प्रकाश रासायनिक, है ना। तो यानी कि ये लाइट से मिलेगी, है ना, यही बात है कि ये लाइट से मिलेगी।
हम कह रहे हैं कि कोयले का जलना, कोयले के अंदर प्रकाश का कोई काम नहीं है, जंग लगने में प्रकाश का कोई काम नहीं है, सांस लेने में प्रकाश का कोई काम नहीं है। हाँ, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बिना ऑक्सीजन की परमिशन के हो ही नहीं सकता, बिना सनलाइट के नहीं हो सकता ना भाई। आपके पास में क्या था, प्लांट्स के पास में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और पानी होता है, ये सूर्य के वातावरण H होता है और उसके साथ रिएक्शन करता है और ये C6H12O6 जैसा बनाते हैं। और कहो कि दीदी बात समझ में आ गई है, कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई है। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई शक है, कोई रुकावट है, नहीं है तो कह दो। तो ये वाली चीज हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, बताओ क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो फोटोसिंथेसिस, अब एक चीज देखो ना, सूर्य की उपस्थिति में हम कोई श्वसन तो कर नहीं रहे, रस्टिंग जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण लग रही है, और कोयले का दहन विदाउट ऑक्सीजन हो नहीं सकता। तो ये वाली सारी चीजें हो गई। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को क्या कहते हैं भाई? अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया होगी तो उसे उदासीनीकरण कहेंगे। क्यों कहेंगे इसे उदासीनीकरण? क्योंकि अभी बताया था कि अम्ल और क्षार के साथ जब रिएक्शन होती है तो सॉल्ट यानी कि लवण बनता है, और जब हम लवण की बात करते हैं तो लवण क्या काम करता है सबको पता है, उदासीन होता है कि नहीं है, बताओ। तो ये वाली चीज हो गई। रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें अगर, तो रेडॉक्स रिएक्शन तो आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब होती है उसको कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए अभी सचिन और सीमा हैदर का एग्जाम्पल दिया था कि भाई ए तो सी के साथ चला जाएगा और बी बेचारा अकेला रह जाएगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बताई थी कि ए और ए बी थे और इन लोगों का डाइवोर्स हो गया, अभी अलग अलग हो गए, यानी कि ए और बी अलग अलग हो गए। ऐसी वाली अभिक्रियाएं हैं। अब अभिक्रियाओं के अंदर तुम किसी प्रकार की कोई तकलीफ परेशानी नहीं पाओगे। समझे कि नहीं समझे हैं? तो जितने भी बच्चे हैं इस चीज का ध्यान रखेंगे और आंसर करेंगे। और कुछ बच्चों को बेवजह ही हंसी आ रही है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडी, वो थोड़ी सी ज़रूरत चीज़ है। फिर बाद में कुछ बच्चों की तरह आओगे और फिर ऐसा कह दोगे कि दीदी एक भी प्रश्न नहीं आया। बताओ, साल भर से कोई टीचर अगर पढ़ाए और ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी प्रश्न ना आए, इसका मतलब ये है कि हम एक्चुअली में प्रश्न की लैंग्वेज ढूंढते हैं, हम प्रश्न का कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं ढूंढते। आपको क्या लगता है कि प्रश्न एज इट इज उठ के आ जाते हैं क्या? नहीं, प्रश्न का कॉन्सेप्ट सेम होता है। अगर चेंज नहीं होती तो वो है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में फंसोगे, टप्पे लगाओगे, रटोगे तो लैंग्वेज में फंसोगे, टप्पे नहीं लगाओगे तो लैंग्वेज में फंसोगे नहीं और आंसर कर पाओगे। तो फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट बेसिकली। कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन भी आज ही के सेशन में बताया था कि लोहे पर जंग लगना, भोजन का पकना, बर्फ का पिघलना या कागज का जलना। तो बर्निंग ऑफ पेपर, बताओ देखिए बर्निंग ऑफ पेपर क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस, कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो देखो, कागज अगर जल गया तो ये तो केमिकल चेंजेस हो गया ना, कि कागज जल रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है, तो केमिकल चेंजेस हो गई। बर्फ अगर पिघल गई तो बर्फ वापस जम जाएगी, यानी कि ये जो चेंज हमने किया ये आपका फिजिकल चेंजेस हुआ। मानते हो कि नहीं मानते हो? भोजन पका तो विदाउट ऑक्सीजन के यूज में नहीं पक सकता, और चूंकि ऑक्सीजन केमिकल है तो यहाँ पर ये केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना? कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं लाइव नहीं हूँ। अरे भाई, अगर मैं लाइव नहीं होती तो मैं तुम्हारा मैसेज कैसे देख रही होती? मुझे तो तुम ये बताओ, है मुझे कैसे पता कि तुम लोग मैसेज कर रहे हो कि दीदी लाइव नहीं हो? कैसी बातें करते हो तुम लोग, कभी कभी हद है। हाँ, मैं थियरी पढ़ाऊं जब कभी और मैं सीरियस पढ़ाती हूँ तो ऐसा लग सकता है ना, कि भाई अरे नहीं लाइव नहीं है, लेकिन मैं सामने ही होती हूँ। बस ऐसा है कि आपको ऐसा फील नहीं होगा क्योंकि बातें नहीं करती ना मैं तुमसे, बस इतनी सी बातें हैं। आगे कह रहे हैं जंग लगना। जंग लगना ऑक्सीजन, ऑब्वियस है कि रिएक्शन हो रही है, तो बर्फ का पिघलना, यही आप लोगों का केमिकल चेंजेस नहीं है। और ध्यान रखना, इस नहीं है को नहीं पढ़ोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो नहीं है को पढ़ना भी जरूरी है। तो विच ऑफ द रिएक्शन इज 2KClO3, जिससे KCl और O2, बताओ। हाँ, मैं साक्षात यहाँ पर उपस्थित हूँ। चलो जी, चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या यहाँ पर कहा जा रहा है ना। हम कह रहे हैं कि कैसे प्रकार की अभिक्रिया। अब देखो KClO3 है,
ये टूटा है और टूटकर KCl में और O2 में कन्वर्ट हो गया। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई AB कंपाउंड था जो टूटा A और B में कन्वर्ट हो गया, यानी कि डाइवोर्स जैसी अभिक्रिया दिख रही है, यानी कि विस्थापन नहीं जीना, अपघटन यहाँ पर लग रहा है। आर यू श्योर गाइस? अब बात समझ में आई तो हम कह देंगे कि जी हाँ, अपघटन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। यदि मैं डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करती हूँ तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो आप लोगों का बताया था कि दो अलग अलग होने चाहिए और वो आपस में रिएक्शन करेंगे, तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं ना। तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। विच कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ लाइम वाटर। चलिए बताइए फटाफट से। महक है, संगीता है, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। चलो फटाफट से। विजय, हाँ, अब हमने कहा विच कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ लाइम वाटर। तो क्या हुआ यहाँ पर, है ना? चलो आंसर करो फटाफट से। क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा? तो हमने कहा कि जब CO2 पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो CO2 को हमें पानी के साथ अभिक्रिया करानी है। तो CO2 अच्छा चूना पानी के साथ अभिक्रिया करता है। चूना पानी का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे हम रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा CaCO3। क्या बनेगा? CaCO3। तो व्हेन कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट, तो भाई CaCO3। आपको पता है CaCO3 जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। कैसे पता लगा? देखो ये रहा कैल्शियम और CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। तो अगर कैल्शियम था तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, तो तुम मुझे इसका नाम बता सकते हो कि क्या होगा? जबकि अभी अभी हमने पहचान लिया कि CO3 को कार्बोनेट कहते हैं। अभी अभी पहचाना ना, तो अब तुम मुझे इसका नाम बताओ कि इसका नाम क्या है ना? ये मुझे बता दो। तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। समझ रहे हो? इस तरह से आप कर सकते हो। ये हो गया आप लोगों का सल्फर कार्बोनेट। समझ में आ रही है बात? तो आप इस तरह से चीजों को समझ सकते हो। समझ आई बात? इस तरह से आप धीरे धीरे नाम का पढ़ना और सीख जाओगे। चूने पानी का मतलब ये है कि कैल्शियम ने जो है कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने व्हाइट वॉश या फिर कली देखी होगी, और इसके अंदर क्या होता है कि जब जैसे ही हम कली या चूने का पानी दीवार पे लगाते हैं तो वो वातावरण की CO2 के साथ अभिक्रिया कर लेता है और फिर वो बना लेता है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम चूना पत्थर, है ना, या फिर बाकी सारी चीजों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर ये आप लोगों का बेस इन नेचर यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। आपको एक और चीज बताती हूँ, इस कैल्शियम ऑक्साइड की अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दोगे, यानी कि चूने के पानी की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दोगे, तो तुम देख पा रहे हो कि ये रिएक्शन बनती है। आपने देखा दो कंपाउंड अलग अलग थे, एक हो गए, यानी कि A और B जो है वो मिलकर C बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी एडिशन रिएक्शन है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पर भी दो चीजें मिलकर एक चीज बना रहे हैं, तो ये भी आप लोगों की एडिशन रिएक्शन हुई, बोलो हाँ या ना। तो ये एडिशन रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? देखो ये रहा कैल्शियम, है ना, तो आप लोग लिखेंगे कि कैल्शियम, ऑक्सीजन बीच में आ रहा है तो इसको हम हाइपो बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाइपो। और क्लोरीन के लिए आएगा क्लोरेट। तो कैल्शियम हाइपोक्लोरेट के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोरेट के नाम से जानते हैं। और बताओ, देखिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये आपका कैल्शियम हाइपोक्लोरेट है। क्या होता है ये ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, या फिर हिंदी में विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो ब्लीचिंग पाउडर कह दो या फिर आप इसे विरंजक चूर्ण कह दो। क्या करने के काम आएगा? चीजों को कलरलेस करने के काम आएगा। और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई, है ना। चलिए फटाफट से बताइए और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। ऐसे ही धीरे धीरे चीजें पढ़ेंगे तो काफी सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। चलिए, What happen when silver is exposed to air for a long time? भाई आपने चांदी को हवा के संपर्क में रखा लंबे समय तक। अब ऐसा नहीं है कि छत पे रख के छोड़ देना है, बहुत महंगी हो रही है भाई, लेकिन करना क्या है? आप लोगों ने पहने हुए तो गंदगी भी आ रही है, या फिर हम कह रहे हैं कि भाई
क्या बोलते हैं, ये चांदी जो है वो बेसिकली हवा के संपर्क में रहेगी, पानी के संपर्क में रहेगी तो रिएक्शन करेगी। चांदी हालांकि ऐसी मेटल है जो कम रिएक्शन करती है, बट फिर भी रिएक्शन तो करती है। और चांदी पिघल नहीं जाएगी, चांदी जंग नहीं खा जाती है, चांदी जो है वो आप लोगों की काली हो जाती है और तांबा आप लोगों का हरा हो जाता है ना। ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट विथ एसिड। बताइए, देखें, हम कह रहे हैं कि बेकिंग सोडा जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन होती है या फिर नाइट्रोजन होती है। ये आप लोगों को आंसर करना है। सेशन लाइक नहीं किया है और ऐसे तो फिर चीजें गड़बड़ाई जाएंगी। हम कह रहे हैं बेकिंग सोडा, पर इससे पहले हमें बेकिंग सोडे का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसे बेकिंग सोडा कह दो, मीठा सोडा कह दो, खाने वाला सोडा कह दो, इसके नाम क्या है? देखो, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट कह दो या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी कहते हैं। तुम्हारे जब बहुत भयंकर एसिडिटी हो जाए पेट के अंदर, पेट में होती है एसिडिटी, क्योंकि एसिड कहाँ पर होता है? आपके पेट यानी कि आपके स्टमक में होता है। और तुम्हारे पास इनो नहीं हो, तुम्हारे पास कोई एसिडिटी की दवा नहीं हो, तो घर में किचन के अंदर रखा हुआ जो आप लोगों का बेकिंग सोडा होता है उसको लेकर और खा लेना। इससे क्या होगा कि देखो, ये कोई H+, ये H+ होता है, Cl- होता है, ये Na+ होता है। ये Na+ इस Cl के साथ में रिएक्शन करेगा और बना लेगा NaCl। फिर उसके बाद में क्या बच गए? 2 तो हाइड्रोजन बच गए और ये CO3 बच गया। ये वापस से और टूटता है और ये H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से नमक हमें मिलता है, इस तरीके से हमें पानी मिलता है और गैस बनती है। आप लोगों ने इनो जब पिया, कभी आपने इनो पिया है? जैसे ही आप इनो पीते हो तब आप क्या रियलाइज करते हो? जैसे ही आपने इनो पिया, देन यू रियलाइज कि अरे डकारें आ रही है, हमें तो कुछ तो गैस निकल रही है। इनो वाले पागल बनाते हैं कि इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, लेकिन काम शुरू 6 सेकंड में भाई वो रिएक्शन कर रहा है, इन्होंने कुछ खास नहीं किया है। आप एसिड की रिएक्शन सार के साथ कराओगे तो डेफिनेटली वो न्यूट्रल रिएक्शन देगा। आप बताओ जरा ये रिएक्शन कौन सी है? ये HCl एसिड है, ये उदासीन अभिक्रिया की तरह भी काम कर रहा है। ये NaHCO3 बेस यानी कि क्षार की तरह काम करता है। और एसिड और बेस जब मिलते हैं तो डेफिनेटली आपको पता है कि सॉल्ट बनाते हैं, है ना। तो हम कह रहे हैं कि बेकिंग सोडा जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? बताओ जरा फटाफट से, कौन सी गैस उत्पन्न करेगा? नाइट्रोजन तो नहीं करेगा। हमें दिख तो रही है कि हाइड्रोजन ही करेगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड करेगा। CO2 हमें दिख रहा है। कुछ लोगों को बस सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, पता नहीं क्यों कॉपी पेस्ट करना है, फिर इनका मन भी करता है कि ये ना, फिर इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। चलो, आई बात समझ में कि नहीं आई है? और कह दो एक बार सारे बच्चे की बात समझ में आ गई। नाइट्रोजन गैस वो गैस होती है जो कि रिएक्शन नहीं करती और ना ही करने देती। आपके 10 रुपए के तुरतुरे या फिर अंकल चिप्स के अंदर क्या है? आपकी नाइट्रोजन गैस है। क्यों है? क्योंकि वो खाना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज ना हो। आई बात समझ में? और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई है। कह दो भाई बात समझ में आ गई। रिएक्शन करके बता दिए मैंने, अब गड़बड़ नहीं करोगे। अब तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें समझ में आ ही गई। अगला प्रश्न देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? द्विविस्थापन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट। तुम सब जानते हो ना, AB और CD था, A D के साथ चला जाएगा, B C के साथ चला जाएगा। ऐसी ही अभिक्रिया बताई थी ना डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखो, ये आपकी उदासीन अभिक्रिया साफ साफ हमें दिखाई दे रही है कि ये तो उदासीन, हाँ मान गए कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है लेकिन ये उदासीन भी है। तो हम लोग यहाँ पर जो है AgNO3 की NaCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे और फिर ये AgCl और Na बन जाएगा। ये कोई A था जो D के साथ चला गया, देखो, और ये कोई B था जो कि C के साथ चला गया, देखो, है ना। तो हम लोग यहाँ पर B आंसर करेंगे और एक बार सारे बच्चे मैसेज करेंगे कि मैडम अब तो समझ में आ ही रहा है।
है ना। अब शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे हमारे। अब हमें चाहे किसी भी प्रकार की अभिक्रिया दे दे, अगर हमें थोड़ा बहुत बेस भी आता है तो हम आराम से आंसर दिमाग लगाएं तो कर लेंगे। अब देखो क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक अभिक्रिया नहीं है तो ऑब्वियस है कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है कि इसको एनर्जी लेनी है, ये रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले इसको हीट रिक्वायर्ड है। तो हम कह रहे हैं दहन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण बिना CO2 की प्रेजेंस के हो नहीं सकता। बोलो हाँ या ना। प्रकाश संश्लेषण बिना CO2 की प्रेजेंस के, बिना सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। सूर्य के प्रकाश के बिना नहीं हो सकता ना। तो सूर्य का प्रकाश का मतलब क्या हुआ कि वो एनर्जी को ले रहा है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ये तो बहुत ही बेसिक सी बात थी। बताओ देखें, कहो 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 फटाफट से, आई बात समझ में? when calcium oxide react with water it form। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? बताओ देखिए क्या बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? बताओ बताओ देखिए क्या बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड, ये रहा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी हमने करवा दी जल के साथ अभिक्रिया। ये टूटेगा Ca+2 में, ये टूटेगा O-2 में, ये टूटेगा 2H+ में और ये टूटेगा O-2 में। चलो ठीक है। अब हम क्या देख पा रहे हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, ये रिएक्शन जब होती है तो देखो कैल्शियम है, 2 ऑक्सीजन है और 2 ही हाइड्रोजन है। तो ये कुछ इस तरह की अभिक्रिया करेगा जिसमें 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन दोनों ही मिल जाए। ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, क्योंकि देखो कैल्शियम हाइड्रो भी है ऑक्साइड भी है, तो ये बन गया हाइड्रो ऑक्साइड। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही दहन होगा, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही दहन होता है। कोई भी चीज जलती है तो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के जल ही नहीं सकती, इसलिए यहाँ पर रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कहो कि दीदी बात समझ में आ गई है, तो CaCO3 विल बी द वेरी राइट आंसर। सॉरी CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि व्हेन केमिकल इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ऐसा कौन सा जो है वो बेसिकली केमिकल है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर काम आता है। अभी थोड़े दिनों पहले आर्टिफिशियल रेन हुई थी दिल्ली के अंदर, जो कि फेल हो गई थी, याद है कि नहीं है? बताओ देखिए याद है कि नहीं है? एक बार किसी का अगर बुक वाला इशू है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना क्लास के बाद वाले में, फिर मैं एक बार टीम को दिखा दूंगी, ठीक है ना। चलो, तो हम कह रहे हैं श्वेत और श्याम फोटोग्राफी में उपयोग होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में बात कर रहे हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर हमेशा ध्यान रखना फोटोग्राफी के अंदर सिल्वर यूज होता है, और सिल्वर के अंदर जो यूज होता है वो है ब्रोमाइड। ये सिल्वर है, सिल्वर को Ag के नाम से जानते हैं, जिसे अर्जेंटम के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है ना? अर्जेंटम के नाम से भी जाना जाता है। ये वाली चीज ध्यान रखना। CuSO4 तो क्या होगा, ये कॉपर है, ये सल्फेट है, तो क्या नाम हुआ? कॉपर सल्फेट। ऐसे ही अगर यहाँ पर Na2SO4 होता तो क्या नाम होता? सोडियम सल्फेट होता। जिंक होता तो क्या नाम होता? जिंक सल्फेट होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मरकरी के साथ होता तो मरकरी सल्फेट होता। तो इसी तरीके से सल्फेट याद रख लो, आगे जो बदल रहा है वैसे हम लोग चेंज करते जाएंगे। हालांकि यहाँ पर AgBr होगा। व्हाइट एंड क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर हम सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं, और आर्टिफिशियल रेन के अंदर हम लोग सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं। तो आर्टिफिशियल रेन इसीलिए महंगी है, और ये जो फोटोग्राफर जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकालते थे सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते थे। भाई समझ में आ रही है बात? तो ये वाली चीज भी हम लोगों को ध्यान रखनी है, समझनी है, विचारनी है। रेखा ठाकुर, अमिस्मिता, राजू और कौन कौन है भाई? अंजलि, अब है, चलो गुड़िया, चलो 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 फटाफट से सेशन शेयर करेंगे सारे बच्चे। चलिए जी, चलिए आंसर कीजिए।
अब कई बार बच्चे ऐसा कहते हैं कि दीदी इतना डीप याद करना है क्या? अरे भाई डीप क्या है ये? इसे अगर तुम डीप कह रहे हो, इसे डीप नहीं कहते, ये तो बेसिक चीजें हैं। अगर साइंस का डेप्थ पढ़ लोगे तो फिर तो भाई कल्याण ही हो जाएगा, पर ये बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इन्हें डेप्थ कहते ही नहीं है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रिएक्शन बिटवीन आयरन और CuSO4। अब देखो ये आयरन था और ये CuSO4 था, तो आपको सचिन सीमा हैदर वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या कि ये कोई ए भी था और ये कोई सी था, है ना? तो वो गाना है ना, कौन सा, कि तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने जैसे ही इसको देखा तो बस इसने कॉपर को हटाया और फिर इसने बनाया FeSO4 और कॉपर अलग हो गया। कॉपर बेचारा अलग होके गाना गा रहा है कि तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया। समझ आया कि नहीं आया? तो ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ हुआ क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जिसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, एक ही का ही विस्थापन हुआ था, कॉम्बिनेशन को जुड़ा है लेकिन किसी के टूटने के बाद। समझ आई? तो लुट गए। हाँ चलो ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये वाली चीज हमको ध्यान रखनी है। तो बस इसी तरीके से मस्ती मस्ती में आप केमिस्ट्री भी सीख सकते हो, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। आप बहुत प्यार से चीजों को समझोगे ना, बहुत अच्छे से अपनी ही लाइफ के साथ में, या फिर बस अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर बहुत ही प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल ले लो। अब जिंदगी में तुम्हें जो है वो किसी प्रकार की कोई तकलीफ परेशानी नहीं आएगी इन चीजों को लेकर। तो मानते हो कि नहीं मानते हो? मानना ही पड़ेगा। ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? विच रिएक्शन कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ स्कम विथ हार्ड वाटर, है ना? कठोर जल में स्कम बनाने की कौन सी अभिक्रिया जिम्मेदार है ना? कठोर जल के अंदर झाग नहीं आता कभी भी, हार्ड वाटर की बात कर रहे हैं, है ना? तो हमने कहा कभी झाग नहीं आएगा तो उसे हम सोपिफिकेशन कह देते हैं। ऑक्सीकरण क्यों होगा? प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण भी नहीं होगा और न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। विच इज अ साइन ऑफ केमिकल चेंजेस, साइन ऑफ केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। ये बच्चे सेशन शेयर नहीं करते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है फिर, है ना? बड़ा ही बुरा लगता है भाई, तुम लोग सेशन नहीं शेयर करते हो। अरे शेयर तो दूर की बात है, लाइक भी नहीं करते हो। ये जितने भी बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया ना, तुम्हारी आत्मा को तुम कैसे जवाब दोगे, मुझे ये बताओ। हैं, हम कह रहे हैं कि विच इज अ साइन ऑफ केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन का संकेत क्या है? तो बताओ, देखिए क्या संकेत है, संकेत है रासायनिक परिवर्तन का, जवाब दो। अजब है इश्क यारा। ओहो, एक बच्चा मैसेज कर रहा है, दीदी बड़ी मुश्किल से संभला हूँ, अब मत और ये गाने गाओ, है पल दो पल की खुशियां। चलिए ओके, आगे कहा जा रहा है रासायनिक परिवर्तन का क्या संकेत है कि भाई वक्त बदल देगा, जज्बात बदल देगा, हालात बदल देगा, सब कुछ बदल देगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, है ना? तो वक्त, जज्बात, हालात सब बदल जाते हैं, बस वही होता है केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पर हो गया, अवस्था भी बदलेगी, रंग भी बदलेगा, तापमान भी बदलेगा, हर कुछ बदल जाएगा और बदलने के बाद वापस सही भी नहीं होगा। तो बस उसी को ही हम केमिकल चेंजेस कहते हैं, लेकिन फिजिकल चेंजेस के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये वाली सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, समझनी है, विचारनी है। जंग का रासायनिक नाम क्या है? जंग वाली कौन सी जंग? रस्टिंग की बात कर रहे हैं, है ना? योद्धा वाली जंग की बात नहीं कर रहे हैं। चलो, तो जंग का रासायनिक नाम क्या है? जंग, अच्छा ये क्वेश्चन कल आया था, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। फिर तो जंग का रासायनिक नाम क्या है? ये रासायनिक नाम यानी कि आयरन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा तो आयरन सल्फाइड का क्या काम है यहाँ पर? आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला कुछ इस तरह से तो नहीं होगा, हम कह देंगे कि यहाँ पर आपके पास में क्रिस्टल वाटर भी है, तो हम कह देंगे कि डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेडॉक्स रिएक्शन में वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा
किसी चीज को त्यागते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यानी कि संयोजकता में वृद्धि, यानी कि जहां जहां पॉजिटिव चार्ज होगा यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। आज ही की क्लास में थियरी पढ़ाई थी, तब करवाई थी। आपको फिर कह रही हूँ, पहले थियरी पढ़ाते हैं फिर उसके बाद में क्वेश्चन करवाते हैं। जो बच्चे लेट आते हैं वो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन खोता है तो ऑक्सीडाइज होगा ना, यानी कि हम लोग कह रहे हैं कि भैया ऑक्सीडेशन, उसे हम लोग जो है वो कहते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण। अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किसी चीज से कुछ लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, ये वाली चीज भी हमको ध्यान रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेस्ट CO2 गैस। आपसे बोला जा रहा है CO2 गैस की पहचान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अभी बताया था ना कि चूने के पानी के अंदर अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हो तो वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और जिसका कलर मिल्किश कलर होता है, सफेद होता है बिल्कुल दूध की तरह। तो भाई अगर आपके पास में चूने का पानी है उस, और अगर आपने CO2 मिला दी, तो फिर अगर वो मिल्क जैसा व्हाइट हो जाए, मिल्क जैसा व्हाइट हो जाए, तो वो डेफिनेटली आपका इसी का एग्जाम्पल है। CO2 लिटमस कोई एसिड बेस थोड़े ना कर रहे हैं कि रेड लिटमस, अगर ब्लू लिटमस अगर रेड हो गया तो वो क्षार का एग्जाम्पल हो गया, या फिर रेड लिटमस अगर ब्लू हो गया तो वो एसिड का एग्जाम्पल हो गया। ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, इसका आंसर तो तुम भी कर दोगे, मुझे पता है। कर दोगे क्या? चलो चलो कोशिश करो। हालांकि पेड बैच में अगर किसी को डाउट है कि वो क्वेश्चन नोट्स वाला, तो वो अभी अपडेट करवा देंगे, है ना, तो वो हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। अगला प्रश्न आप लोगों से जो है वो क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा है कि विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। बताओ, देखिए फटाफट से आंसर करो फटाफट से, कि हमसे बोला जा रहा है कौन सा अपचयित होता है। अपचयित का मतलब है रिडक्शन की बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, है ना, जो ऑक्सीजन डोनेट करेगा। तो यहाँ पर सीधा सिंपल सा समझ आ रहा है कि ऑक्सीजन जो है मतलब CO है, तो वो बेसिकली जो है ऑक्सीजन को निकाल रहा है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन एजेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तापीय अपघटन है, यानी कि टेम्परेचर के साथ अपघटन हो रहा है उसका। तो भाई तापीय अपघटन टेम्परेचर के साथ टूट जा रहा है, तो टेम्परेचर के साथ कौन टूटता है, कार्बन और ऑक्सीजन। अपघटन बोला है, इट्स नॉट अबाउट टाइप तापीय, पर अपघटन देखो, ये A है, ये B और C में टूट गया। ये AB था, इसने AB बना लिया। ये A और B है, इसने भी AB बना लिया। ये A और B है, इसने भी AB बना लिया। पर यही तो था जो AB था और A और B में टूट रहा था, यानी कि A ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बच्चों को नहीं पता उन सभी को बता देती हूँ, ये सेशन हर दिन होता है। एक 3 बजे सेशन होता है, एक 7 बजे सेशन होता है, और रेगुलर होता है। इन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सी अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग होता है, विच रिएक्शन यूज द लाइट एनर्जी। तो कौन सी अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग होगा, तो बताओ। देखिए लाइट का यूज कर रहे हैं, तो लाइट का यूज कर रहे हैं, तो रस्टिंग में लाइट का कोई यूज नहीं है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस ही हो जाएगा। और इस तरह से आज की क्लास के हमने सारे के सारे प्रश्न जो है वो पढ़ डाले हैं। जितने भी विद्यार्थी गण हैं, सखा संबंधी हैं, इन सभी को कहूंगी कि देखिए आप लोग जो है वो अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन अपने फोन के प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लें। ऑल कोर्सेज की लिस्ट में जाएंगे, रेलवे की लिस्ट में जाएंगे। अगर आप NTPC, ALP और बाकी सारे एग्जाम्स देखना चाहते हैं तो आपके पास रेलवे का ये महापैक है, और इसके अंदर NTPC, ग्रुप D, ALP, टेक्नीशियन, RPF सारे के सारे, है ना। चलो बताओ फटाफट से, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ध्यान रखनी है। इसमें एनरोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस महापैक में एनरोल